हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सही लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग एक नया प्रीवाईक्यू सेशन लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मिडावल इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1526। मतलब हम डिस्कस करने वाले दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के काल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये एक एमसीक्यू सेशन होने वाला है। जो लोग की भी एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू आता है और उसका जो पेपर अगर आपका है हिस्ट्री से, अगर दिल्ली सल्तनत है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मुझे तो सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं यहाँ इतिहास पढ़ाने का काम करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बारह सौ से 1526 देख लिया सबने ना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया किस सुल्तान में दोआब में कर वृद्धि की थी। क्या पूछा गया सुनिएगा क्वेश्चन। विच सुल्तान इंक्रीज टैक्सेशन इन दोआब। ठीक है, किस सुल्तान में दोआब में कर वृद्धि की थी। ठीक, अब दोआब क्या मतलब होता है? दोआब का मतलब होता है गंगा और यमुना के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोआब। ठीक है, ये अवध वाला क्षेत्र है, अवध के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो है। अब कर वृद्धि की थी, दोआब के में कर वृद्धि की थी, तो किसने की थी? सभी जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब रीजन में क्या किया था? कर वृद्धि करने का काम किया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलो अगर अगर एक क्वेश्चन अगर मैं यहां पे बना दूं कि सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्सेशन किसके काल में था? हाई रेट ऑफ टैक्सेशन अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसके काल में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, ठीक है, तो दो नाम आपके पास होंगे। वैसे जो टैक्स लिया जाता था वो 50% लिया जाता था। जो भी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का 50%, 50% मतलब सभी जानते हैं 1/2 होता है, ठीक है, तो 1/2 टैक्स लिया जाता था। तो दो सुल्तान हैं जिनका हाई रेट ऑफ टैक्सेशन था पूरे दिल्ली सल्तनत में। एक कौन है? एक है आपके अलाउद्दीन खिलजी, ये भी 50% टैक्स लेते थे, और मोहम्मद बिन तुगलक भी 50% ही क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन, सबसे ज्यादा टैक्स किसके काल में था दिल्ली सल्तनत काल में? तो वो दो सुल्तान थे। पहले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन के शासन काल के दौरान बंगाल में किसने विद्रोह किया था? तो बलबन का शासन काल बहुत बेहतरीन कहा जाता है, ठीक है। लॉ की नीति लेकर आया था, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लेकर आया था, ठीक है, जिसको कहते हैं लॉ और लोहे की नीति कहते हैं, ठीक है, खून और लॉ की नीति कहते हैं। कौन लाया था? बलबन लेकर आया था, थियरी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब यहां पूछा गया है कि बंगाल में विद्रोह, बंगाल में विद्रोह किसने किया था? तो ये जो विद्रोह हुआ वो 1279 या 1280 के काल में हुआ था, ठीक है। और ये विद्रोह किया था किसने? ये विद्रोह किया था आपका बहाउद्दीन तुगरिल ने। किसने किया था? बहाउद्दीन तुगरिल ने। कई किताबों में तुगरिल खान नाम से भी लिखा रहता है, ठीक है, कई किताबों में अगर तुगरिल खान भी लिखा हो तो भी सही है, ठीक है। तो तुगरिल खान एक गुलाम था जो कि बंगाल का गवर्नर था बलबन के शासन काल में, और यहाँ पर इसने पहली बार विद्रोह किया था। ये इतिहास में ऐसा पहला गुलाम था जिसने अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि इतिहास में या सल्तनत काल में पहला विद्रोह कौन सा था जो गुलाम ने किया था? तो वो कौन था? वो था बहाउद्दीन तुगरिल खान, ठीक है। क्या नाम था? बहाउद्दीन तुगरिल खान था, ठीक है। किस ईयर किया था? 1279 या 1280 में ये विद्रोह किया था तुगरिल खान ने। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले आमीन खान को भेजा गया जो कि अवध का गवर्नर था। आमीर खान जब फेल हुआ, लौट कर आया, तो उसको अवध के फाटक के ऊपर टंगवा दिया था बलबन ने।
दूसरे बार खुद बलबन गया अपनी 2 लाख की सेना के साथ अपने बेटे बुगरा खान को लेकर के, और जिसका एक मिलिट्री जनरल है तिमरित खान को लेकर के वो खुद गया। और ये जो मतलब बंगाल का विद्रोह था जो तुगरिल खान ने किया था, उस विद्रोह को उसने क्या किया, पूरी तरीके से दमन करने का काम किया। और कहा जाता है 3 से 4 किलोमीटर लंबी फहरिस्त में दोनों साइड, ठीक है, यहाँ पे तख्त लगाए गए और सबको फांसी दे दी गई। जो भी तुगरिल खान के जो भी रिलेटिव थे और जो भी उसके आर्मी जनरल थे, उन सबको 3 से 4 किलोमीटर लंबी दोनों तख्त लगाया गया वहीं पर बंगाल में, ठीक है, लखनौती में, और इनको क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो बहुत बुरी मौत मरे थे सब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन के शासन काल के दौरान देवगिरी का राजा कौन था? देवगिरी के उस समय राजा थे जिनका नाम था राजा रामचंद्र देव। क्या नाम था उनका? उनका नाम था राजा रामचंद्र देव नाम हुआ करता था। ठीक है, इन्हीं को राय रायन की उपाधि भी दी गई थी। राय रायन की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी देता है रामचंद्र देव को। ठीक है, अगर ये विद्रोह अगर आपको देखें तो एक अटैक भी हुआ था 1309 में। ठीक है, पहले भी अटैक किया था देवगिरी पे जलालुद्दीन खिलजी के समय काल में भी, और बाद में 1308 1309 पर भी देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको राय रायन की उपाधि भी दी थी। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी उपाधि दी गई थी राजा रामचंद्र देव को? तो राजा रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दे दी गई थी? इनको उपाधि दी गई थी राय रायन की। ठीक है, इनकी बेटी हुआ करती थी जिनको लेकर आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था झट्टापल्ली। ठीक है, झट्टापल्ली से शादी भी किया था। ये कौन थी? डॉटर थी, बेटी थी रामचंद्र देव की, जिनसे शादी भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। चलो आगे देखते हैं, सिकंदर लोडी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोडी एक नगर की स्थापना करता है। कौन से नगर की स्थापना करता है? वो स्थापना करता है आगरा की। ठीक है, अगर आप ईयर अगर देखोगे तो ईयर शायद 1407 या 1408 है। ठीक है, सिकंदर लोडी ने किस नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोडी ने स्थापना की थी आगरा शहर की। ठीक है, 1403 या 1404 में, एक बार ईयर चेक कर लेना आप। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1403 या 1404 में। ठीक है, 1400 लिख दिया क्या गलती से? सॉरी, 1400 1507 होगा, 1404 लिख दिया गलती से, 1507। ठीक है, 1507 है, एक बार आप चेक कर लेना। 1507 में सिकंदर लोडी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, रिपीटेड क्वेश्चन है। बाद में आगरा को अपनी राजधानी शाहजहां बनवाता है मुगल काल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1506 में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था सभी लोग जानते हैं, इब्राहिम लोडी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोडी और जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इब्राहिम लोडी एंड बाबर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवाने आमिर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने आमिर को ही विभाग का नाम लिखा गया है। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, किसने कौन से डिपार्टमेंट्स को स्टैब्लिश किया, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में हमेशा बनता है। जैसे दीवाने आमिर को ही, दीवाने वकूफ किसने स्थापित किया? दीवाने मुस्तखराज, दीवाने रियासत। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक बहुत से डिपार्टमेंट्स को स्टैब्लिश करता है, जैसे दरुल शिफा को स्टैब्लिश करता है, दीवाने बंदगान को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो किसने कौन सा डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दीवाने आमिर को ही किसने स्टैब्लिश किया? तो दीवाने आमिर को ही, ये जो डिपार्टमेंट था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, कृषि से रिलेटेड डिपार्टमेंट था। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और ये स्थापित किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था डिपार्टमेंट स्टैब्लिश? ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है,
इसका जो प्रमुख होता था, इसका जो हेड होता था, उसको क्या कहा जाता था? इसके हेड को कहा जाता था आमीर कोही। डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने कोही, ठीक है। कई किताबों में दीवाने आमिर कोही लिखा रहता है, जो सही है वो दीवाने कोही है। इसके हेड को, इसके प्रमुख को कहते थे आमिर कोही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भाषा का प्रयोग किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, उर्दू भाषा उस समय काल में तो थी ही नहीं, उर्दू भाषा का जन्म तो बाद में हुआ, तो उर्दू तो होगी नहीं। एक ऑप्शन बचा फारसी और अरबी। तो जो दिल्ली सल्तनत में जो मध्यकालीन इतिहासकार आए थे, उन लोगों ने फारसी और अरबी भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो आए थे, उन्होंने पर्शियन एंड अरेबिक्स लैंग्वेज का क्या किया? यूज किया था पूरी तरीके से। अरेबिक्स में वैसे हमें बहुत कम किताबें मिलती हैं, जो मोस्टली जो किताबें मिलती हैं दिल्ली सल्तनत काल में, वो सारी किस भाषा मिलती हैं? फारसी भाषा में मिलती है, ठीक है। अरबी में बस एक किताब लिखी गई थी, वो अबू रहमान अल बिरूनी ने लिखा था, किताबुल हिंद, वो अरबी में बस लिखा गया था। और बाकी जो किताबें हैं वो सब फारसी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। चलो, दिल सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखे थे? Who has written the highest number of book during the Sultanate period? तो सबसे अधिक जो ग्रंथ लिखे थे वो किसने लिखे थे? आमिर खुसरो साहब ने लिखे थे। किसने लिखे थे? आमिर खुसरो साहब ने लिखे थे। अगर इनके ग्रंथों का नाम देखोगे तो मुफ्ता उल फुतू लिखी थी इन्होंने, खजान उल फुतू लिखी थी, तारीख दिल्ली लिखी थी, नुही सिपह लिखी थी, तुगलकनामा लिखा था, किरण सादेन लिखी थी। ये सब किताबें किसने लिखी थी? ये सब किताबें लिखी थी आमिर खुसरो ने, ठीक है। आमिर खुसरो दरबारी इतिहासकार थे अलाउद्दीन खिलजी के, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। दरबारी इतिहासकार किसके थे? आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के थे, ठीक है। देखो, ये बहुत सारी किताबें लिखते हैं, इनकी किताबों से हमेशा एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी किताबें यहाँ पे लिखी हैं सबको नोट कर लो एक बार, कोई छूट भी गई होगी तो कोई बात नहीं। मेनली इन्होंने तो इतनी किताबें लिखी हैं कि उसको तो पूरी जीवन अगर बीत जाए तो भी आमिर खुसरो की हम किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 किताबों का नाम लिखा है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने भारत आगमन के समय दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था? तो जब एक इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो कि मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और मोरक्को में एक जगह है टैंगियर, टैंगियर नाम का एक शहर है, वहां से आया था। उस समय दिल्ली सुल्तान में कौन शासक हुआ करता था? उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? शासनकाल हुआ करता था, ठीक है। इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है पीवाईक्यू में कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इसने पोस्टल सिस्टम्स के बारे में भारत में बताने का काम किया है, ठीक है। इसने पान के बारे में बताया है, और ये दिल्ली का काजी भी रहा बहुत सालों तक। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी के पद पर नियुक्त किया गया था, काजी ऑफ दिल्ली के पोस्ट पर भी नियुक्त किया गया था। किसको? इब्न बतूता को, ठीक है। चलो, बाद में कुछ झगड़े हुए थे, जिन झगड़ों की वजह से इब्न बतूता को क्या किया गया था? दरबार से निकाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। बाद में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की जब घर फैमिलियां दूर हुई तो फिर उसको जेल से निकाल दिया गया, फिर चाइना भेजा गया। चाइना जब जा रहा था, वहां बीच में उसका जो जहाज था हमेशा के लिए डूब गया पूरी तरीके से, बस उसकी जान बची। उसका जहाज जो सब सामान लेके जा रहा था चाइना के राजा के लिए, वो सब सामान डूब गया, केवल इब्न बतूता जीवित बचा, ठीक है। चलो, तैमूर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ 1398 में। किस वर्ष हुआ? 1398 पे तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। इस समय भारत का सुल्तान कौन था? इस समय जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नोट करना नाम, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है।
नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक सुल्तान हुआ करता था 1398 में, जब तैमूर ने अटैक किया था भारत के ऊपर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1398 हो जाएगा। 1398 और 99 में उसने अटैक किया था। नाम याद रखना, नाम कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक भी लिखा रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रजिया की सौतेली माता का क्या नाम था? रजिया की सौतेली माता का नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान नाम था। इसके साथ इसका बेटा भी था जो कि रूल करने का काम करता था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, इसको लविंग क्रिएचर कहा गया, लविंग क्रिएचर सुल्तान कहा गया है। ठीक है, हमेशा शराब में और औरतों में हमेशा क्या कहता था? मस्त रहता था। चलो, दीवान रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड द चीफ ऑफ दीवान रियासत? पहले तो ये बताओ दीवान रियासत होती क्या है? तो जो मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है उसी को कहते हैं दीवान रियासत। मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट कौन होता है? दीवान रियासत को कहते हैं मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब इसका हेड कौन हुआ करता था? तो इसका हेड जो था वो था मलिक याकूब। ठीक है, इसका हेड कौन था? इसका हेड था मलिक याकूब। ठीक है, एक और चीज याद कर लेना, मलिक कबूल जो था वो शहनाए मंडी का हेड हुआ करता था। शहनाए मंडी, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ मार्केट। शहनाए मंडी मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ मार्केट। तो मलिक कबूर कौन था? शहनाए मंडी का हेड था। और दीवान रियासत का हेड कौन था? मलिक याकूब था। कौन था? मलिक याकूब था। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आप तैयार कर लेना अच्छे से एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, मलिक याकूब। वो वाला भी लिख लेना, मलिक कबूर वाला भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फैक्चुअल डाटा में, सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, पता है ना मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली आई थी, उसी के अंतर्गत दीवान रियासत डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया था, जिसका प्रमुख कौन था? इसका प्रमुख था मलिक याकूब। चलो, किस सुल्तान का पुत्र मंगोल से युद्ध करता हुआ मारा गया? सभी लोग जानते हैं किस सुल्तान का पुत्र मंगोल लड़ते हुए मारा गया। तो बलबन का जो पुत्र था वो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। सभी लोग जानते हैं, इतिहास में बहुत प्रमुख घटना है। 1285 में मंगोल से लड़ते हुए उसका पुत्र मारा गया। उसके पुत्र का नाम था प्रिंस मोहम्मद। प्रिंस मोहम्मद नाम था पुत्र का बलबन के। ठीक है, ये कौन था? ये गवर्नर हुआ करता था मुल्तान का, गवर्नर ऑफ मुल्तान। इसी की मृत्यु हो गई थी मंगोल से लड़ते हुए। बलबन के पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था बलबन का प्रिंस मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो गई थी मंगोल से लड़ते हुए 1285 में। ठीक है, एक शेख हुआ करते थे सोहरावादी सिलसिला के, इनका नाम हुआ करता था शेख सदरुद्दीन आरिफ। शेख सदरुद्दीन आरिफ ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ये मंगोल से लड़ते हुए मारा जाएगा, और यही हुआ भी। वो मंगोल से लड़ते हुए क्या हो गया? मारा गया। चलो, कुछ ज्यादा कभी कभी बता देता हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि सर आप कुछ ज्यादा ही बता देते हैं, तो थोड़ा सा कभी ज्यादा फ्लो में आ जाता हूँ कभी से पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा मुझे। चलिए, लाख बख्श उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? लाख बख्श उपाधि दी गई थी ऐबक को। ठीक है, लाख बख्श उपाधि दी गई थी ऐबक को। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। ठीक है, पील बख्श की उपाधि, लाख बख्श की उपाधि, कुरान खान की उपाधि, हातिम द्वितीय की उपाधि। ये सारी उपाधियां किसको दी गई थी? ये सभी उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नोट करेंगे, ये सारी उपाधियां किसको दी गई थी? ये सारी उपाधियां दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। पील बख्श मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। कुरान खान मतलब होता है कुरान को सुरीली आवाज में उच्चारण करने वाला। और हातिम द्वितीय, दूसरा हातिम भी कहा गया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नोट करेंगे सभी लोग ये सारा पॉइंट। चलो, रणथंभौर को किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जीतने का काम किया? तो रणथंभौर को सर्वप्रथम जीतने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है,
हाँ, क्या क्वेश्चन क्या था? रणथंबोर को किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जीतने का काम किया था? रणथंबोर को सर्वप्रथम जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। रणथंबोर को सर्वप्रथम किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था 1301 में। यहाँ के राजा का नाम था राणा हामिर देव चौहान। यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा थे राणा हामिर देव चौहान, ठीक है। राणा हामिर देव चौहान वहां के शासक थे। 1301 में रणथंबोर को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलो, ये देखो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया जो मैंने अभी पीछे लिखवाया है। कुरान खान के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? तो कुरान खान के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अभी मैंने बताया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से जाना जाता है। हातिम द्वितीय, पील बख्श, लाख बख्श, इन सब नामों से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, ठीक है। ये सब उपाधियां हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलो, सिद्दी मौला की हत्या किस सुल्तान के समय काल में हुई? सिद्दी मौला की जो हत्या हुई वो जलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हुई थी, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी के समय काल में दो घटनाएं बहुत प्रमुख है जिससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। पहला पूछा जाता है सिद्दी मौला की हत्या किसके काल में हुई थी? जलाउद्दीन खिलजी के काल में, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक छज्जू का विद्रोह किस काल में हुआ था? मलिक छज्जू का विद्रोह, रिवोल्ट किस काल में हुआ था? तो मलिक छज्जू का रिवोल्ट भी हुआ था जलाउद्दीन खिलजी के काल में। ये क्वेश्चन हर बार हर साल पूछा जाता है, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन बन गया, सिद्दी मौला की हत्या जलाउद्दीन खिलजी के काल में हुई थी, और मलिक छज्जू का जो विद्रोह है वो भी किस काल में था? वो भी जलाउद्दीन खिलजी के काल में था। ये भी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मलिक छज्जू से रिलेटेड, ठीक है। चलो, दीवाने मुस्तखरार विभाग का गठन किसने किया? ठीक है, तो जो बकाया राशि होती है, बकाया राशि को जमा करने के लिए डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। दीवाने मुस्तखराज का मतलब होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट जो बकाया राशि को जमा करने का काम करता है। लैंड रेवेन्यू जो होता है, ठीक है, उसको बकाया राशि, उसकी बकाया राशि को जमा करने के लिए डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका नाम था दीवाने मुस्तक खराज। क्या नाम था? जिसका नाम था दीवाने मुस्तक खराज, ठीक है। यहाँ पे देखो राज यहाँ लिखा है, ठीक है, ये साथ में होगा मुस्तक खराज, ठीक है। अच्छा, खराज का मतलब ही होता है लैंड रेवेन्यू। कई प्रकार के कर होते हैं, सभी जानते हैं, जजिया, जकात, खराज। खराज का मतलब क्या होता है? लैंड रेवेन्यू, ठीक है। चलो, जजिया, जकात, खराज, खुम्स सभी लोगों ने पढ़ा है। चलो, आमिर खुसरो किसके दरबार का कवि था? ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? अब आमिर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का कवि था, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शंस में कहीं भी नहीं लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पे क्या मार दोगे? बलबन मार दोगे, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। बलबन का जो बड़ा बेटा हुआ करता था, ठीक है, जो बलबन का जो पहला जो बेटा था, क्या नाम था उसका? अभी नाम बताएं, प्रिंस मोहम्मद, ठीक है। तो प्रिंस मोहम्मद का जो मुल्तान का दरबार था उसमें अपना काम आमिर खुसरो ने स्टार्ट किया था, ठीक है। आमिर खुसरो ने अपना जो कविता की शुरुआत हुई, अपने लिटरेचर और हिस्टोरियन बनने की जो शुरुआत हुई, वो कहाँ से की थी? वो प्रिंस मोहम्मद के मुल्तान के दरबार से की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बलबन, ठीक है। आमिर खुसरो किसके दरबार का कवि था? तो आंसर हो गया बलबन, ठीक है। बलबन भी सही नहीं है, बलबन का बेटा प्रिंस मोहम्मद के दरबार में पहली बार वो आए थे। आमिर खुसरो आए थे और उनके साथ उनके एक और दोस्त थे, उनका नाम था आमिर हसन सिद्दी, वो भी आए थे, ठीक है। आमिर खुसरो और आमिर हसन सिद्दी। चलो, कौन सुल्तान बलबन का दामाद था? सुल्तान बलबन का दामाद का क्या नाम था? नसीरुद्दीन महमूद नाम था, ठीक है। सुल्तान बलबन का दामाद का क्या नाम था? नसीरुद्दीन महमूद नाम था, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद कब से कब तक रहता है? तो 1246 से लेकर के, ठीक है, 1266 तक, 20 सालों तक कौन रहता है? सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है, ठीक है। बलबन का एक और दामाद थे, एक सूफी संत थे, चिश्ती संत, इनका नाम था बाबा फरीद। वो भी दामाद हुआ करते थे किसके? वो भी दामाद हुआ करते थे, क्या नाम है इसका? ये बलबन के, ठीक है। बलबन के एक और दामाद थे, उनका नाम था बाबा फरीद, जिनको हम गंजे शकर के नाम से जानते हैं, जो एक बहुत फेमस क्या थे? चिश्ती संत हुआ करते थे, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग। चलो, तराइन का प्रथम युद्ध
1191 किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसमें जीत किसकी हुई? इसमें पहले युद्ध में जीत हुई थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी जीत गया था। ठीक है, चलो लिखा गया है इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश गुलाम हुआ करता था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, कई बार यहाँ पे कई ऐसे बच्चे होंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह मोहम्मद घोरी मार के आ जाएंगे। मोहम्मद घोरी का गुलाम नहीं था, मोहम्मद घोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, अपने मालिक से बहुत पहले वो आजाद हो गया था दास्ता से। जब मतलब ये जिंदा थे मोहम्मद घोरी, तभी इन्होंने कहा था कि इल्तुतमिश को तुम दास्ता से मुक्त कर दो। कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक से कि तुम्हारे जो दास्ता में है इल्तुतमिश, उसको अपनी दास्ता से मुक्त कर दो, उसको गुलामियत से आजाद कर दो। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले तो इल्तुतमिश गुलामियत से आजाद हो गया, दास्ता से आजाद हो गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और मोहम्मद घोरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद घोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, चलो किस सुल्तान के बाद रजिया सिंहासन रूढ़ हुई? तो वो कौन सुल्तान था? वो सुल्तान था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अभी जानते हो रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, वो दोनों क्या करते थे? रूल करते थे। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शाह तुर्कान दिल्ली की गद्दी के ऊपर रूल किए। ज्यादा समय नहीं, मोस्टली 6 महीने तक ही रूल कर पाए थे। उसके बाद इन दोनों को गद्दी से हटाकर जेल के अंदर डाल दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, ऐबक दासी की किस बाजार में का? ऐबक दासों की किस बाजार में का? अब ऐबक वाज सोल्ड इन विच मार्केट एज अ स्लेव? तो ऐबक को गजनी के बाजार में बेचा गया था। पहले कहा जाता है निशापुर में बेचा गया था, निशापुर के बाजार में। निशापुर कहाँ पे है? पर्शिया में, फारस में है। निशापुर के बाद में जब इसके काजी, जो इसका जो काजी हुआ करता था, इसका मालिक, जब उनकी मृत्यु हुई तो बाद में इसको गजनी के बाजार में बेच दिया गया, और गजनी के बाजार में मोहम्मद घोरी ने खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गजनी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, गजनी। अब आपको क्वेश्चंस को देखो, किताबों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डीप में। एक एक बार एक एक चीज जानने से नहीं होगा। किताबें जब पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तभी आप इन सब चीजों का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन काफी डीप पूछे जाते हैं। चलो, मोहम्मद बख्तियार खिलजी किसका समकालीन था? तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो था वो समकालीन किसका था? वो ऐबक का समकालीन हुआ करता था। 1205 में अली मर्दान नामक उसका एक मंत्री हुआ करता था, उसने छुरा घोंप करके मार डाला था मोहम्मद बख्तियार खिलजी को। मोहम्मद बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया था। चलो, दिल्ली को किस सुल्तान ने राजधानी बनाया? दिल्ली को राजधानी किस सुल्तान ने बनाया? दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जानते हैं सभी लोग, लाहौर थी। और इल्तुतमिश की राजधानी सबसे पहले दिल्ली को किस सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को क्या बनवाया? अपनी राजधानी बनवाया। ठीक है, रजिया को किसने कैद किया था? क्वेश्चन क्या था? रजिया को किसने कैद किया था, ये बताना है। रजिया को किसने कैद किया था? ऑप्शन क्या है? अल्तुनिया, ठीक है, कबीर खान अय्याज, इत्याउद्दीन या मलिक एट-टगिन। तो रजिया को मलिक अल्तुनिया ने क्या किया था? कैद में डाला था। और बाद में मलिक अल्तुनिया से शादी भी कर ली थी रजिया सुल्ताना ने। ठीक है, मलिक अल्तुनिया ने क्या किया था? रजिया सुल्ताना को कैद में डाला था। मलिक अल्तुनिया कौन था? ये गवर्नर था भटिंडा का। ठीक है, गवर्नर था कहाँ का? भटिंडा का। इसी को क्या कहते हैं? भटिंडा को उस समय तबर हिंद भी कहते थे। तो तबर हिंद या फिर भटिंडा का गवर्नर था, उसका नाम था मलिक अल्तुनिया। उसने क्या बनाया था? उसने कैद किया था किसको? रजिया सुल्ताना को। रजिया सुल्ताना ने बाद में मजबूरी में पॉलिटिकल फैसला लेकर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपने, बाद में शादी भी कर ली थी मलिक अल्तुनिया से। ठीक है, पढ़ा होगा सब आपने। किताबुल हिंद का लेखक कौन है? किताबुल हिंद लिखी है अबू रहमान अल बरूनी ने। किताबुल हिंद किसने लिखी है? किताबुल हिंद का लेखक कौन है? किताबुल हिंद का लेखक है अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब अरबी भाषा में लिखी है, अरेबिक लैंग्वेज में अल बरूनी ने क्या की है? किताब को लिखने का काम किया है। दिस बुक इज रिटन इन विच लैंग्वेज?
दिस बुक इज रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज। चलो, बरीद कौन हुआ करते थे? ठीक है, तो बरीद जो हुआ करते थे इनको कहा जाता था गुप्तचर अधिकारी। ठीक है, जो बरीदों का हेड होता है उसको कहते हैं बरीदे मुमालिक। Who has बरीद? बरीद वॉज विजिलेंस ऑफिसर या फिर एस्पियोनेज ऑफिसर या फिर गुप्तचर अधिकारी। चलो, पद्मावत का लेखक कौन है? पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। सभी ने नाम सुना है, अखरावत, ब्रह्मास, पद्मावत, ये सब किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जैसी किसके कंटेम्परेरी था? मलिक मोहम्मद जैसी कंटेम्परेरी हुआ करता था शेर शाह सूरी के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन था? तो मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह सूरी के समकालीन था। ठीक है, इसने किताब लिखी 1540 में अपनी, ये जो पद्मावत किताब लिखी वो 1540 में लिखी है। चलो, कुतुब मीनार का पूर्णतः निर्माण किसने कराया? Who has completed the construction of कुतुब मीनार? पूछा गया कंप्लीट किसने करवाया? बनवाना स्टार्ट किया था ऐबक ने, इसको कंप्लीट करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कराया था। इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया था एक ऑर्डर आपको, किन लोगों ने मतलब कि कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में अपना पार्टिसिपेशन किया। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले ऐबक आएंगे, ऐबक के बाद इसमें इल्तुतमिश करते हैं अपना पार्टिसिपेशन। इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक भी पार्टिसिपेट करते हैं कुतुब मीनार को बनवाने में। कहा जाता है बिजली गिर जाती है, तो बिजली गिरने के बाद से 2 फ्लोर उसमें और बढ़वा देते हैं फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बाद कुछ रिपेयरमेंट का काम सिकंदर लोधी भी करते हैं। ठीक है, सिकंदर लोधी के काल में भी कुछ रिपेयरमेंट का काम होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? ये यहाँ पे ये 4 लोग हो जाएंगे जिनका संबंध किससे है? कुतुब मीनार से जिनका संबंध है। ठीक है, ये किसकी याद में बनवाया गया था? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक चिश्ती सूफी संत थे, उनकी याद में कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन 4 लोग का संबंध है, इनके नाम नोट कर लो, कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो, क्योंकि मैंने पूरी जीवन भर केवल हिस्ट्री पढ़ाई है, आज भी पढ़ाता हूँ, हमेशा से पढ़ाता हूँ, बहुत लंबे समय से आज पढ़ाता हूँ, तो कभी कभी कुछ बहुत ज्यादा बता दिया करे तो कोई बुरा मत माना करो। ठीक है, इतिहास पढ़ाना मेरे खून में लिखा गया है, मेरे मेरे बाबा भी यही काम करते थे, इतिहास ही पढ़ाते थे। चलो, किस भारतीय सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खान भारतीय सीमा पर पहुंचा? चंगेज खान का एक और नाम था, इसका जो रियल नाम था वो टेमुजिन हुआ करता था। क्या था? टेमुजिन। इसको स्काउरेज ऑफ गॉड कहते हैं। स्काउरेज ऑफ गॉड का मतलब होता है खुदा का विश्राप कहते हैं। खुदा का विश्राप किसको कहते हैं? चंगेज खान को कहते हैं। तो किस भारतीय सुल्तान के शासन काल में चंगेज खान भारतीय सीमा पे पहुंचा? चंगेज खान भारतीय सीमा पे पहुंचा 1221 में। तो 1221 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? 1221 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इल्तुतमिश। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, ईरान के जो शाह थे उनको हरा दिया था, ख्वारिज्म एम्पायर के शाह को हरा दिया था। ख्वारिज्म एम्पायर के शाह को हराने के बाद जलाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए वो इल्तुतमिश से मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन वो सिंधु नदी के उस पार था, सिंधु नदी उसने क्रॉस नहीं की। ठीक है, बाद में जलाउद्दीन मांगबरनी आया इल्तुतमिश के पास, उसने मदद मांगी तो इल्तुतमिश ने भगा दिया उसको। चलो, चंगेज खान का असली नाम टेमुजिन था, इसको स्काउरेज ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब खुदा का अभिशाप कहा जाता है। खुदा का अभिशाप किसको कहा जाता है? चंगेज खान को कहा जाता है। चलो, किस सुल्तान की हत्या उसके महल में हुई? सभी लोग जानते हैं किसकी हत्या उसके महल में हुई। जो सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी थे उनकी हत्या करवा देता है अलाउद्दीन खिलजी, किसके? उन्हीं के महल में करवा देता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलो, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने दक्षिण भारत को जीता? सर्वप्रथम किसने जीता? सर्वप्रथम जब पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जीता था साउथ इंडिया को। दक्षिण भारत को सर्वप्रथम किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जीतने का काम किया था दक्षिण भारत। ठीक है, अगर पूछा जाए पूरी तरीके से पुण्यता किसने जीता, अगर पूछा जाए यहाँ पे कि पुण्यता दक्षिण भारत को किसने जीता, तो पूरी तरीके से फाइनली पूरी तरीके से जीता था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मतलब जो सारे प्रदेश थे वो फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके अंडर में आ गए थे और उसके मरने तक उसके हाथ से निकल भी गए थे।
ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है ज्योग्राफिकली। ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा एम्पायर किसका काल में था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे ज्यादा थी दिल्ली सल्तनत काल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन है? तारीख फिरोज शाही किसके बारे में लिखी गई थी? फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखी गई थी, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इसको लिखने का काम किया है बर्नी ने। किसने किया है? बर्नी ने। क्या नाम है? जियाउद्दीन बर्नी है। अगर जियाउद्दीन बर्नी नहीं होते तो आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास ही नहीं पढ़ रहे होते। सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार मध्यकालीन भारत के कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख फिरोज शाही नामक एक और किताब लिखी है, ये किताब लिखी है शम्से सिराज अफीफ ने। ये किताब किसने लिखी है? एक और किताब लिखी गई है, ये किताब लिखी है शम्से सिराज अफीफ ने। वही सेम नाम है, ठीक है। तारीख फिरोज शाही नाम से दो किताबें लिखी हैं, एक किताब बर्नी ने लिखी और एक और किताब लिखी है शम्से सिराज अफीफ ने, ठीक है। दोनों की किताब का नाम सेम है लेकिन कंटेंट अलग है, बुक अलग है। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना आराम शाह। आराम शाह को आराम बहुत ज्यादा पसंद था। एक इतिहासकार है ऑलनॉड करके नाम है, ऑलनॉड ने इल्तुतमिश को कहा है अनलेगेसी ऑक्युपाइड थ्रोन, मतलब उसने अपहरण किया है। जो मतलब जो गद्दी है, दिल्ली वाली जो गद्दी है, दिल्ली वाली गद्दी का अपहरण करता है कौन? इल्तुतमिश। वो किसने कहा है? डॉक्टर आर्नॉल्ड ने कहा है, ठीक है। तो जब मृत्यु हो गई थी तो 8 महीने तक शासनकाल यही करता है, 8 मंथ तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 8 मंथ तक यही शासनकाल करता है, ठीक है। आराम शाह आंसर होगा। 8 महीने तक 1210 में 8 महीने तक कौन शासन करता है? आराम शाह शासन करता है, ठीक है। बाद में बैटल होती है, बैटल ऑफ ज्यूड का नाम देते हैं, ज्यूड का युद्ध कहा जाता है उसको, बैटल ऑफ ज्यूड। इस ज्यूड के युद्ध में इल्तुतमिश जो होता है, इल्तुतमिश हरा देता है आराम शाह को और दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। तो बैटल ऑफ ज्यूड में इल्तुतमिश क्या करता है? हरा देता है आराम शाह को। आराम शाह को वैसे इतिहासकार जो हम मानते हैं वो मानते हैं कि बेटा हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसमें भी बहुत डिबेट है कि वो बेटा था, भाई था कि क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक का। वैसे मोस्टली लोग इतिहासकार बेटा ही मानते हैं, ठीक। चलो, चांदी का सिक्का टंका किसके द्वारा शुरू किया गया? चांदी का सिक्का टंका शुरू किया किसने? इल्तुतमिश ने चांदी का टंका सिक्का चालू करने का काम किया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता हो, मैंने पढ़ाया था, एक सिल्वर का जो टंका होता है वो 48 कॉपर के जित्तल के बराबर होता है। एक सिल्वर टंका इक्वल टू 48 कॉपर जित्तल होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और साउथ इंडिया में देखोगे तो ये 50 कॉपर जित्तल हो जाएगा। साउथ इंडिया में क्या होगा? 50 कॉपर जित्तल हो जाएगा साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में इसकी 2 कॉपर जित्तल वैल्यू अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। एक सिल्वर टंका 48 कॉपर जित्तल कौन लेकर आया था? इल्तुतमिश लेकर आया था। चांदी का सिक्का जिसको क्या कहा जाता है? टंका कहा जाता है। एक सिल्वर टंका इक्वल टू 48 कॉपर जित्तल होता है बच्चों, ठीक है। दास वंश का अंतिम शासक कौन था? दास वंश का अंतिम शासक था शमशुद्दीन कायूमर्स। क्या नाम था? शमशुद्दीन कायूमर्स नाम था। अब अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है इतिहास की तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। जो लोगों ने बस कहानियां सुनी होंगी वो इसका आंसर कर ही नहीं पाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शमशुद्दीन कायूमर्स। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा, 6C हो जाएगा। रजिया का प्रेमी कौन था? रजिया का प्रेमी था मलिक याकूत। ये कहानियां हैं जो बनाई गई हैं, एम बतूता, इसामी और फरिश्ता बनाई है, सब फर्जी कहानी है। रजिया का प्रेमी कौन था? मलिक याकूत था। उस समय का कंटेम्प्रेरी इतिहासकार मिनाजुस सिराज कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं इतिहासकार, ठीक है। चलो, हाँ, मैंने क्या बताया? रजिया का प्रेमी क्वेश्चन ये वाला था, लास्ट वाला।
अल्तुनिया नहीं होगा, यहाँ पे प्रेमी कौन लिखा गया है, मलिक याकूती होगा, अल्तुनिया नहीं होगा, कई लोग अल्तुनिया बोलेंगे। चलो क्लास को एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, इसी तरीके से और एमसीक्यू की सीरीज लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। जो भी लोग मैं देखा सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।